नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 59 को। यह आपकी 5 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के हमारे 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल को पढ़ना जारी रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल होते क्या है। राजनीतिक दल कुछ लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जिसकी विचारधारा एक जैसी होती है और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना या सरकार बनाना। यानी राजनीतिक दल क्या है? कुछ लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसकी एक जैसी विचारधारा होती है और इनका प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी क्या है? ये सभी राजनीतिक दल हैं। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। चुनौतियां कह लीजिए, समस्याएं कह लीजिए, कमियां कह लीजिए, तो उनकी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि इन चुनौतियों को या इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चुनौतियों की बात करेंगे। तो राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, छोटा हो बड़ा हो, कई चुनौतियों का सामना करें। सबसे पहली जो चुनौती है वो है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद कह लीजिए, परिवारवाद कह लीजिए। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो किसी एक परिवार की लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ओके, जो पिता है वो सीएम बनते हैं या फिर पीएम बन गए, मान लीजिए सत्ता में, सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी, उसके बाद उनके आगे के बच्चे हो गए। ओके, इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार है उसी पार्टी के ऊपर हावी रहता है। अब कोई और कार्यकर्ता चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा लीडर क्यों ना हो, उसे टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंचने से रोक दिया जाता है, उसके पास वो मौका नहीं मिलता। आपने देखा होगा अपने आसपास के इलाकों में कि विधायक बन रहे हैं, उसके बाद उसी के बेटे हैं वो वहीं से, बेटे या बेटी है वहीं से विधायक बन जाते हैं, या एमपी बन रहे तो एमपी बन गए। तो ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे वहीं पर अपने परिवार का ही दबदबा बनाए रखते हैं। तो इसे हम वंशवाद की चुनौती कहेंगे। हम कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है, उनका दबदबा था, अब उनके बाद उनके जो बच्चे हैं उनका दबदबा है। ऐसी समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी जो पार्टी है, तो वो भी परिवारवाद का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव, यानी कि इसी तरीके से एक ही परिवार है, वही उस बागडोर को संभाले होते हैं। ओके, तो ये पहली चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है, पारदर्शिता का अभाव। आमतौर पे किसी भी राजनीतिक दल में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, किस आधार पे लिए जाते हैं, कौन सा क्राइटेरिया होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यानी कि पारदर्शिता नहीं होती। अब देखिए, आपकी क्लास में अगर किसी को मॉनिटर अपॉइंट किया जा रहा है या कोई और किसी अवार्ड के लिए किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, किसी को प्राइज मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपको बताया जाता है ना टीचर्स की किस क्राइटेरिया के बेस पे, आपको भी क्लियर होता है कि ये डिजर्व करते हैं। ओके, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि किसको टिकट दी जाएगी, किसको क्यों नहीं दी गई है, उसमें कुछ क्लियर नहीं होता कि क्यों दी जा रही है। किसको मंत्री बनाया जा रहा है तो कुछ क्लियर नहीं होता। उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून फिक्स होने चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है कि वहाँ पर भी भाई भतीजावाद होता है, फेवर किया जाता है। ओके, तीसरी जो चुनौती है वो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है। खुद कैसे करेगी? चुनाव होंगे तभी करेंगे ना। अब चुनाव कौन लड़ेंगे? राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे। अब राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र की नींव होते हैं, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं होता। अब देखिए, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, अब उसको निपटाने के लिए कुछ पंच बुलाए जाते हैं। ओके, समझदार लोग बुलाए जाते हैं। अब उस जिन समझदार लोगों को बुलाया गया, उनके घर के झगड़े ही अगर उनसे नहीं निपट रहे हैं तो क्या वो पंचायत ठीक से कर पाएंगे? समझौता करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे ना। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में ये होना चाहिए, लोकतंत्र में वो होना चाहिए, और खुद के अंदर ही अगर लोकतंत्र ना हो तो कैसा लगेगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके लिए एक ये भी चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। यहाँ पे जो डिसीजन है वो सब जो यहाँ पे इनके कार्यकर्ता होते हैं, मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी राय के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि कुछ 4, 5, 7, 8 कुछ टॉप लीडर होते हैं, वही सारे डिसीजन ले लेते हैं, डिक्टेटरशिप की तरह ही। ओके, तो ये भी एक चुनौती है, जबकि लोकतंत्र होना सुनिश्चित होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। उसके बाद चौथी जो चुनौती है वो विकल्पहीनता। विकल्पहीनता मतलब, वैसे तो हम जब चुनाव में, आपने देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में जब भी चुनाव होते हैं, आपके पेरेंट्स से वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ते हैं। 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन
सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम या फिर चुनाव जीतने के बाद उनके रंग बदल जाते हैं, तेवर उनके बदल जाते हैं। तो विकल्पहीनता की समस्या कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी नीतियों में ज़्यादा अंतर ही नहीं रह गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। तो यहाँ पर भी एक समस्या आती है, ये भी एक कमी है। इसके साथ साथ एक और बड़ी कमी है या चुनौती है, वो धनबल और बाहुबल की चुनौती। धनबल मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वो पैसे के दम पर टिकट ले आते हैं, उसी दम पर वो चुनाव में खूब पैसा बहाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। अब आम लोग हैं, जब समानता की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो वहाँ पर उसके पास चांसेस कम हो जाते हैं चुनाव जीतने के। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाते, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो प्रचार अभियान ज़्यादा अच्छे से चला पाएगा। दूसरा, बाहुबल की चुनौती भी है। बाहुबल मतलब जो गुंडे किस्म के तत्व है, जो अपराधी तत्व है, वो किसी भी तरीके से टिकटें हासिल कर लेते हैं, ओके, और अपने प्रभाव के कारण कई बार चुनाव भी जीत जाते हैं। वही लोग संसद में पहुंच जाते हैं, वही लोग विधानसभा में पहुंच जाते हैं। क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून को समझेंगे? क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश या राज्य का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जब यही लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर, तो क्या कुछ नया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इनको भी रोकना जरूरी है, अगर हमें स्वच्छ, साफ, ईमानदार राजनीति और सरकार चाहिए। तो ये कुछ चुनौतियां जिनकी हमने बात की। वंशवाद की चुनौती, यानी कि एक ही परिवार के सदस्यों का पार्टी के ऊपर दबदबा होता है। दूसरा, पारदर्शिता का अभाव कि निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं वो कुछ क्लियर नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कि डिसीजन 4, 5, 7, 8, 10 लोग हैं वो मिलकर के ले लेते, बाकी कार्यकर्ताओं से पूछा भी नहीं जाता, यानी लोकतंत्र नहीं है। विकल्पहीनता मतलब सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं आमतौर पे एक जैसे ही होते हैं, तो हमारे पास ढंग की कोई चॉइस, विकल्प ही नहीं होता। और धनबल और बाहुबल, जिनके पास पैसा ज़्यादा है और जिनके बाजुओं में बल है, गुंडे तत्व है, आपराधिक तत्व है, उनकी घुसपैठ है वो राजनीति में बढ़ती जा रही है। तो ये चुनौतियाँ जिनसे हमें पार पाना है। सेकंड, जो हमारा टॉपिक दिया गया आज की इस वर्कशीट में, वो दिया गया कि इन राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ सुझाव हमें देना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर में 3 आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। एक तो राजनीतिक दलों के कार्य या आवश्यकता, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा, राजनीतिक दलों की चुनौतियां, और तीसरा ये हमारा प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ सुझाव देने हैं। पहला ये कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए। अब ये दल बदल क्या होता है? दल बदल मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी से चुनाव जीता, ओके, ए पार्टी से चुनाव जीता, बी वालों ने उसको पैसे दे दिए, वो बी में चला जाता था, जीता कहीं और से और चला गया बी में, उसे कहा कि चलो पैसे देंगे आपको, मंत्री बनाएंगे। तो ये दल बदल था। अब इस दल बदल को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिए। अब क्या होता है कि अगर आप दल बदलना चाहो, ए से बी में जाना चाहो जीत के बाद, तो आपके 2/3 आप जा सकते हो, ओके। कितने जा सकते हो आप? 2/3, 66% जो मेंबर है वो मिल करके पार्टी बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी के 6 कैंडिडेट हैं, 6 सीटें आई हैं, तो उसमें से 4 है वो एक साथ अगर पार्टी बदलें तो वो इस लपेटे में, इस चपेटे में नहीं आएंगे, वो बदल सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर एक जाए या 2 जाए तो उनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस कानून को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। अब क्या हो रहा है कि इस कानून के तहत, इस कानून के बावजूद भी कई सारे लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेते हैं, और इसके बारे में फिर जांच होती है, निर्णय होता है। निर्णय कब दिया जाता है? जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो इस कानून को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे राजनीति में भ्रष्टाचार फैल रहा है। दूसरे ये कि धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने के प्रयास करने चाहिए। जैसे अपराधी है, गंभीर किस्म के अपराधी है, चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जाए कि जिसको सजा हो गई वो चुनाव नहीं लड़ सकता। धनबल है तो इसके प्रयोग पर भी रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को काफ़ी प्रयास करने चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा कहीं पे चुनावी खर्चा वगैरह दिखाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, ओके। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल है उसमें समय समय पर संगठन के चुनाव होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि एक अध्यक्ष बन गया तो ताम वो अध्यक्ष ही रहेगा। चुनाव होने चाहिए जिसमें आम कार्यकर्ता है वो वोटिंग डाले, और जिसको ज़्यादा वोट मिले वही अध्यक्ष बने। आमतौर पे हालांकि ये चीज़ भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जिसका दबदबा है आमतौर पे उसी के पक्ष में वोट डाले जाते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम एक मौका तो दिया जाए, ओके। उसके बाद है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए संविधान होना चाहिए कि ये संविधान है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसी संविधान के अनुसार लिए जाएंगे। तो हर राजनीतिक दल का एक संविधान होना आवश्यक है, यानी कि कोई भी उस संविधान से बड़ा ना हो, चाहे वो टॉप मोस्ट लीडर ही क्यों ना हो। उसके बाद महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। 33% जो सीटें हैं, जो टिकटें हैं,
वो हर राजनीतिक दल को महिलाओं को देनी चाहिए, अनिवार्य 33% आरक्षण होना चाहिए। ओके, इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और चुनाव का खर्चा सरकार उठाए, ये भी एक सुझाव है। इससे क्या होगा कि जो अमीर व्यक्ति और जो गरीब व्यक्ति वो एक बराबर एक लाइन पे आ जाएंगे, यानी गरीब व्यक्ति है वो भी चुनाव लड़ पाएगा। इसमें चुनाव का खर्चा उठाने का मतलब है कि चाहे वो पैसे दें सरकार या फिर जो भी पैम्पलेट वगैरह जो भी चाहिए तो वो पम्फलेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाए। क्लियर? तो ये कुछ सुझाव है जिससे राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की और यहाँ पर दिए गए हमें कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। ओके, कौन सी? अपराधीकरण। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में हमें तर्क देना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक तत्व कई बार टिकट हासिल करने में सफल हो जाते हैं और अपने प्रभाव के बल पर चुनाव भी जीत जाते हैं। अगर ऐसे ये आपराधिक तत्व है राजनीति में आते हैं तो भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलेगा और देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए हम इस कथन के साथ सहमत हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, ये हमें बताना है। तो कुछ चुनौतियों को हमें बताना है। तो पहला आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, यानी कि राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की नींव कहा जाता है उन खुद में लोकतंत्र नहीं होता, 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं, वही सारे डिसीजन ले लेते हैं। दूसरी चुनौती वंशवाद की चुनौती। ज़्यादातर जो राजनीतिक दल है वो एक परिवार की लिमिटेड कंपनी बन करके रह गए, उसी परिवार का दबदबा होता है, उन्हीं की मनमानी चलती है। ओके। तीसरा विकल्पहीनता की चुनौती की जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, आमतौर पे या जितनी भी राजनीतिक दल है उनकी विचारधाराएं एक जैसी होती है, एक ही थाली के वो चट्टे बट्टे हैं। ओके, तो ये भी एक चुनौती है। चौथी चुनौती है धनबल और बाहुबल की चुनौती की। जिनके पास पैसा होता है आमतौर पे वो टिकट ले आते हैं और कई बार चुनाव भी जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। और गरीब व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए चुनाव जीतना उतना आसान नहीं रहता। तो ये भी एक चुनौती है, बराबरी का मुकाबला नहीं हो पा रहा। ऐसे जो आपराधिक लोग हैं, गुंडे तत्व हैं, वो टिकट हासिल कर लेते हैं और अपने प्रभाव के कारण चुनाव जीत भी जाते हैं। अगर ऐसे लोग विधानसभा लोकसभा में बढ़ते गए तो सोचिए कि क्या होगा देश की राजनीति का। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, नहीं लगेगा? क्या अपराध कम होंगे, नहीं होंगे? क्या कानून का पालन होगा, नहीं होगा? क्या होगा? देश का भविष्य वो अनिश्चित हो जाएगा। तो ये भी एक चुनौती है। ऐसी पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन सा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, किसको मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, किसको टिकट क्यों मिल रही है। ये भी एक चुनौती है क्योंकि जो आम तौर पे कोई नियम ही निश्चित नहीं होते, जो टॉप लीडर है वो जो कहेंगे वही मान लिया जाता है। तो ये 5 प्रमुख चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दलों के समक्ष है, जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय हमें बताने हैं। ओके, तो पहला है कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए जिससे कि कोई भी लीडर, कोई भी एमएलए या एमपी चुनाव जीतने के बाद पार्टी को ना बदल पाए। ओके, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। दूसरा, चुनाव का खर्चा वो सरकार को उठाना चाहिए। इससे अमीर और गरीब के लिए चुनाव लड़ना एक बराबरी का खेल हो जाएगा। ओके, एक तरीके से वो बराबरी पर आ जाएंगे। तीसरा, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। जिसको गंभीर किस्म का अपराधी है तो उसको चुनाव लड़ने की मनाही होनी चाहिए। इससे आपराधिक तत्व है उनकी हम राजनीति में घुसपैठ को रोक पाएंगे। चुनाव में 33% सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और स्वच्छ और ईमानदार राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा। पांचवा, राजनीतिक दल के लिए संगठन के चुनाव और संविधान अनिवार्य होना चाहिए। संगठन के चुनाव है हर राजनीतिक दल के होने चाहिए कि 4 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष के बाद कि वो अपना अध्यक्ष चुने, जितने भी कार्यकर्ता वो मिलकर के चुने, और उसका संविधान होना चाहिए। उसी संविधान के अनुसार सारे निर्णय लिए जाएं। ये नहीं कि कोई भी नेता है वो अपनी मनमर्जी करे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।